हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10th के साइंस का एग्ज़ाम जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का फरवरी में। उसमें पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव साइंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 ऑब्जेक्टिव कराएंगे मॉडल सेट, जिसमें से हर एक क्वेश्चन को डिटेल से समझाएंगे। 40 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उससे आपका 80, 200, 300 ऑब्जेक्टिव तैयार हो सकता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ समझाएंगे। तो सबसे टोटल 40 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कराएंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? यदि कोई गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा है, ये गोलीय दर्पण है, ये इसका वृत्ताकार सीमा हुआ। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, जो आप लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन में पढ़ चुके हैं। तो गोलीय दर्पण जो होता है, उसका जो वृत्ताकार सीमा होता है, उसका जो बीच की दूरी होता है, इसको कहते हैं द्वारक। तो गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तो द्वारक कहलाता है। तो ऑप्शन क्या जाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। मतलब गोलीय जो दर्पण होता है, उसको दोनों वृत्ताकार सीमा के जो बीच की दूरी होती है, उसी को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। और जो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, तो उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, और वह करता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया। तो आप लोग क्लास 10th में फार्मूला पढ़ेंगे साइंस में, F बराबर R/2। मतलब फोकस दूरी जो होता है वो करता त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये जो करता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का गुना होता है, 2 गुना होता है। यहाँ R के मान दिया हुआ है, वो करता त्रिज्या कितना? R मतलब वो करता त्रिज्या, F मतलब फोकस दूरी। तो R का मान 32 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 32/2 मतलब 16 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना जाएगा? 16 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण प्लस होता है, इसलिए आंसर प्लस में होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब का आवर्धन मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन बोल दे, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा? यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यदि आवर्धन पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो आवर्धन ऋणात्मक उत्तल दर्पण, तो प्रतिबिंब आभासी, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जब m आवर्धन को सूचित करते m से, जब m का मान ऋणात्मक होता है तो आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो आप लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे मानव नेत्र के बारे में, जिसमें नेत्र जो मानव नेत्र होता है, उसका जो सबसे बाहरी भाग होता है कॉर्निया होता है। उससे बीच में जो भाग दिखाई दे रहा है काला, क्या है? आइरिस है। उसके बीच में पुतली होता है, पीछे रेटिना होता है। ये सब आप लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके होंगे। तो जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना, मतलब प्रकाश जो पड़ता है, तो अधिकांश परिवर्तन रेटिना से होता है, कॉर्निया से। ये रेटिना हो गया, एक कॉर्निया हो गया, ये आइरिस। अब बीच में जो छोटा सा छिद्र है उसको पुतला बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है, क्योंकि जब किरण पड़ती सबसे पहले कॉर्निया, क्योंकि सबसे जो बाहरी भाग है, लेयर होता है पतला कलर का, उसी को कॉर्निया बोलते हैं। तो सबसे पहला किरण कॉर्निया से टकरा कर वापस जाती। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या है? बस जो हम लोग घर में करंट आता है, उसकी आवृत्ति कितनी? आवृत्ति मतलब होती है पर सेकेंड स्पीड कितना है। तो हम लोग जो घर में करंट आता है, उसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट का होता है। ये बात आपसे याद रखिएगा। हम लोग को घर में जो करंट आता है, उसका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितना होती है? 50 हर्ट्ज। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण उस रंग के प्रकाश का अधिक प्रबलता का प्रकीर्णन करता है। इसका कहने का मतलब, जो वायुमंडल है उसमें जो धूल कण उड़ते रहते हैं, जो सूर्य से प्रकाश आता है तो उस पर पड़ने के बाद सबसे अधिक प्रकीर्णन किस किरण का होता है? प्रकीर्णन मतलब टकरा कर फैल जाना। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है नीला रंग का। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? नीला रंग का, क्योंकि प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखता है। प्रकीर्णन का मतलब ही होता है किसी कण पर पड़कर और चारों ओर फैल जाना। तो सबसे अधिक होता है नीला रंग का।
तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख 7, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक मतलब लास्ट करंट क्या होगा। जैसे वोल्ट मीटर जिसमें 0 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक लिखा हुआ है स्केल है, और इसको 20 भाग में काट दी, मतलब 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग ऐसे 20 भागों में काट दिए, तो पूछ रहा है जो लास्ट करंट है उससे कितना होगा। लास्ट करंट मतलब टोटल कितना भाग है, 20 भाग, मतलब 0 से 1 वोल्ट के करंट है और 20 भाग में इसको बांट दिए, तो 1 और 0 का डिफरेंस कितना होता है 1, और इसको 1 को 20 भाग 1 वोल्ट को 20 भाग में बांट दिए, तो 1 में जब 20 से भाग कीजिएगा तो वही लगभग 0.05 के आसपास आएगा। मतलब एक स्केल है जो 0 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक उसमें उसको 20 भाग में बांट दिया गया, तो दोनों का डिफरेंस 1 वोल्ट ना होगा, तो 1 वोल्ट कितने भाग में बांटा गया है 20 भाग में, भाग के कितना 0.05 वोल्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख रहे कितना ए बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर 6, माइक्रो का ही मतलब होता है 10 का पावर -6, इसके साथ मीटर रहेगा तो मीटर रहेगा, एम्पियर है तो एम्पियर रहेगा, ओम है तो ओम रहेगा, तो 10 के पावर -6 माइक्रो का मतलब होता है। 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10 के पावर -6, क्योंकि माइक्रो का मतलब ही होता है 10 के पावर -6। इसके साथ जो राशि जुड़ जाए, एम्पियर जुड़ जाए तो 10 के पावर -6 एम्पियर हो जाएगा, मीटर जुड़ जाए तो 10 के पावर -6 मीटर होगा, ओम जुड़ जाए तो 10 के पावर -6 ओम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी छड़ चुंबक, ये छड़ चुंबक इस तरह देखे होंगे, इसमें चुंबक देखे होंगे जिसमें 2 ध्रुव होता है, एक उत्तर ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। यदि छड़ चुंबक को चुंबक क्षेत्र में रख दिया जाए, चुंबक क्षेत्र जो चुंबक बनाता है, यदि उसको चुंबक क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसका दिशा क्या होगा। हमेशा किसी चुंबक छड़ को यदि चुंबक क्षेत्र में रखिएगा तो उसका दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। इसका प्रैक्टिकल जरूर आपको करके दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट वीडियो में जरूर करके दिखाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि छड़ चुंबक के अंदर चुंबक रख दिया जाए तो उसका दिशा क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। यदि कोई छड़ चुंबक है उसको रख दे चुंबक क्षेत्र में, चुंबक जो क्षेत्र बनाता है उसी को चुंबक क्षेत्र बोलते हैं, तो उसका दिशा क्या होगा, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। घर में जो बिजली होता है उसमें उदासीन, जिसमें करंट नहीं होता है, उस जिसे करंट होता है मतलब उसको उदासीन न्यूट्रल करंट होता है, उस तार का रंग कैसा होता है, काला होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसका रंग कैसा होता है, तो काला इसका रंग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किस युक्ति में विभक्त बोला है द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। जैसे जो विद्युत मोटर होता है उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, इसमें एक आर्मेचर होता है, आप लोग पढ़े होंगे आर्मेचर होता है, 2 चुंबक होता है, 2 साइड से चुंबक लगा हुआ रहता है, तो इसमें हमेशा करंट एक से दूसरे मतलब द्विक परिवर्तन हमेशा परिवर्तन होता रहता है दोबारा। ये परिवर्तन किस में देखा जाता है, विद्युत मोटर में देखा जाता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। जो जल विद्युत संयंत्र होता है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। आप लोग जैसे कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु रुका हुआ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर ऊर्जा, कोई वस्तु बहुत हाइट पर है रुका हुआ है तो उसमें स्थिर ऊर्जा, कोई वस्तु गति में मतलब उसमें गतिज ऊर्जा। जो पानी होता है रुका हुआ होता है और हाइट पर होता है, तो इसलिए उसमें स्थिर ऊर्जा होता है, तो स्थिर ऊर्जा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आंसर क्या जाएगा, स्थिर ऊर्जा, क्योंकि कोई वस्तु रुका हो, जैसे पानी में स्थिर ऊर्जा होगा, जैसे हम रुके हम में स्थिर ऊर्जा होगा, जैसे मार्कर रुका हो स्थिर ऊर्जा होगा, इसको छोड़ देंगे तो इसमें गतिज ऊर्जा होगा। तो पानी जो संयंत्र होता है, जो टरबाइन होता है वो क्या काम करता है, सॉरी टरबाइन नहीं, जो विद्युत संयंत्र होता है जिससे बिजली पैदा होती है वो क्या करता है, पानी को मतलब स्थिर ऊर्जा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। नरोरा नाभिक विद्युत संयंत्र का है, नरोरा नाभिक विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ ऑप्शन गलत लिखा गया, यूपी में। तो आपसे पूछेगा नरोरा नाभिक संयंत्र कहाँ है, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यानी CaOH को। CaCO3 क्या है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट है, और CaO क्या है, इसी को विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछेगा आपसे। CaO क्या चीज़ का सूत्र होता है, तो विरंजक चूर्ण का, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम।
Zn प्लस CuSO4 बराबर ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यहाँ देखिए Zn है जो Cu के हटा के खुद जाके वहाँ Zn Cu को विस्थापित करके खुद वहाँ पर जुट गए और Cu को बाहर निकाल दिए, यानी ZnSO4 के साथ चलाया और Cu को कहा तो भागो। इससे क्या सीख मिलता है? मतलब मिल जाता है बेहतर तो लोग पुराना को भूल जाते हैं। ये आप लोग कभी ना कीजिए, मिल जाए बेहतर लेकिन पुराना को कभी नहीं छोड़ना। तो इसमें क्या किया, Zn Cu को कहा भागो और SO4 के साथ क्या हुआ, जुट गए, तो ZnSO4 बन गया Cu, मतलब उसको विस्थापित कर दिया, उसको हटा दिया। तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई लड़की को अच्छा लड़का मिल जाता है, उसको लड़का के छोड़ दूसरे लड़का के साथ चल जाता है, सेम उसी प्रकार उसी पर क्वेश्चन सेट खाता है। देखिए Cu को हटा के बेला दिया, उसको लड़के Cu को हटा के बेला दिया, जिनके साथ चल गए। इसलिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ पैसा होता है उसी के साथ लोग पूरा दुनिया चलता है। अगला क्वेश्चन, कोई भी लिए नीले निश्चित पत्र को लाल कर देता है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी लिटमस पेपर एक पत्र होता है, उस पर अगर कोई नीला कलर उसको लाल कर देता है अम्ल कहेंगे, और लाल को नीला कर देंगे, लाल को नीला कर दे तो क्षार कहेंगे। यानी नीला को अम्ल कर दे, नीला को लाल कर दे तो उसको एसिड यानी अम्ल कहेंगे, और जो लाल को नीला कर दे, नीला कर दे उसको बेस यानी क्षार कहेंगे। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। तो नीले के लाल कर दे उसे क्या कहेंगे, अम्ल। तो अम्ल का pH मान 7 से कम, यानी 7 से कम ऑप्शन में कौन है, 5। तो ऑप्शन क्या जाएगा, 5। पूछेगा 7 क्यों बनेगा, 7 उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन। इस पर पूरा डिटेल से शॉर्ट वीडियो बता चुके हैं। सो कौन सा चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, सिरका में एस्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये सब बात अब हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील होने का मतलब क्या है, कोई चीज़ के संपर्क में आते मात्रा तुरंत ब्रास्ट कर जाए। जैसे आप लोग सोडियम को फेंकिएगा पानी में, पानी में जब सोडियम फेंका सर्च में ब्रास्ट कर जाता है, तो क्योंकि क्या अभिक्रियाशील है, तुरंत उसके साथ एक्शन कर ले, रिएक्शन कर लिए। तो सबसे अधिक होता है पोटेशियम को, उससे नीचे होता है सोडियम, फिर कैल्शियम। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम। ये सब चीज़ केला में पाया जाता है, कैल्शियम पोटेशियम सोडियम सब पाया जाता है। तो ये याद रख, केला इसे खाना, फल फूल इसे खाने वाला चीज़ खाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक्वारेजिया रोयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। इसका कहने का मतलब यदि कोई जल है उसमें HCl और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, तो आप याद कर लीजिएगा 3:1 होता है, क्योंकि आपको ये किताब में पढ़ाया गया होगा। इसका एटॉमिक मास निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान, इसका भी परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे और दोनों का अनुपात कर देंगे तो 3:1 आएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रोक्लोरिक अम्ल दोनों का अनुपात कितना होता है, तो 3:1। अगला क्वेश्चन है, CHO का प्रयात्मक समूह कौन सा है। आप लोग फंक्शनल ग्रुप में पढ़े होंगे। तो CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो CHO क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। एल्कोहल का क्या होता है, OH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, COOH। और कीटोन का क्या होता है, CO। ये सब बात याद करके रखिए, कीटोन का CO होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है, एल्कोहल का OH होता है, एल्डिहाइड का CHO। फंक्शनल ग्रुप में केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह में। अब अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8। क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। तो पूछ रहा है इसमें कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, यानी सह संयोजक बंधन कितने। तो इसका एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। इसमें C 3 गो है और H 8 गो है, मतलब 1 H 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 3 C है और H 8 गो है। संरचना इसका बना दिया। इसमें अब गिनिए कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसमें कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 10 गो। सहसंयोजक अबंध कितने हैं, 10। तो ऑप्शन क्या नंबर से लगा, 10। ऑप्शन नंबर 10 सहसंयोजक अबंध। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर आवर्त देखिए
आवर्त सारणी मतलब होता है पीरियोडिक टेबल। यदि आप बाएं से दाएं जाइएगा तो उसका परमाणु का साइज घटता है, मतलब उसका आकार क्या होता है, घटता है। यदि दाएं से जाइएगा बाएं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, बाएं से दाएं मतलब क्या होगा, घटेगा, परमाणु का साइज क्या होगा, घटेगा। और दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ता है। एक बात और जानिएगा, पीरियोडिक टेबल होता है उसमें 7 आवर्त होता है और 18 स्तंभ होता है, वर्ग इसको बोलते हैं। तो पूछेगा पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होता है, 7 गो आवर्त और 11 गो ग्रुप होता है, वर्ग 18 ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, मतलब वर्ग कितने होते थे, 18। तो बताइए दिए। एक छात्र जांच परख नली मतलब लैब का चीज़, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 का विलयन सार्वभौम कुछ बुंद सूचक का कुछ बिंदु मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। ये लैब का चीज़ है, इसको लैब में बेहतर समझिएगा, सिर्फ इसका आंसर याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर नीला कलर आता है। यदि सोडियम कार्बोनेट को मिलाइएगा जल में कुछ बूंद तो कैसा कलर आएगा, नीला कलर आएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी लैब का क्वेश्चन है। एक जांच प्रणाली के लिए विलयन के लोहे के कील को डुबाया जाता है। यदि लोहे कुल को एक आधा घंटा के लिए पानी में डुबा दिया जाता है तो विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो उस जांच कीजिए कि वह विलयन कैसा है। यदि आप लोहे को कॉपर सल्फेट में डाल दीजिएगा तो उसका रंग काला हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हुआ, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। लोहे को कॉपर सल्फेट में डुबाइएगा तो उसका रंग कैसा होता है, काला हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। मैग्नीशियम का एक फीता होता है जिसको जलाइएगा तो चमकीला उजला टाइप का दिखेगा जलान, जैसे दीपावली में आप लोग छुरछुरी जलाए होंगे, जैसे किस तरह उसमें से आग का लपेट निकलता है, उसी तरह मैग्नीशियम के फीता को जब जलाइएगा तो उसमें से चमकीला और उजला कलर निकलता है। तो इसका आंसर क्या जाए, चमकीला और उजला कलर। निम्नलिखित में रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर यानी BP को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्फैग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। जो आप लोग देखोगे यहाँ पर लगा देता है और BP प्रेशर देता है, यहाँ पर पट्टी लगा देता है और प्रेशर देता है, क्या है, स्फैग्नोमैनोमीटर। और बैरोमीटर से क्या होता है, मौसम पता की जाती है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान में रक्त स्त्राव का मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। जैसे हम लोग का हाथ कट जाता है तो देखते होंगे ब्लड वहाँ से प्रवाह होने लगता है। यदि हाथ को जाप कर रखिएगा तो ब्लड जम जाता है, तो किसके कारण होता है, तो प्लेटलेट्स के कारण होता है। और प्रोटीन भी होता है, थ्रोम्बिन, प्रोथोबिन, ये सब प्रोटीन भी होता है, लेकिन प्लेटलेट्स के कारण भी होता है। प्लेटलेट्स उसका मुख्य कारण है। प्लेटलेट्स के कारण जहाँ ब्लड क्या होता है, जम जाता है, रक्त का थक्का बनता है, किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण। अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या उपलब्ध, अपटू ग्रंथ यहाँ पर होता है, यहाँ पर जिसमें देखते होंगे थायराइड ग्रंथि बहुत जिसमें बड़ा होता है, इसको पूरा फूल जाए, जिसको घेंगा रोग बोलते हैं। तो थायरोक्सिन बनाने का काम, थायरोक्सिन को स्रावित करने के लिए कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है, तो सोडियम की। अगर सोडियम का शरीर में कमी हो जाए तो यहाँ पर देखिए घेंगा रोग हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन काम सही से नहीं करेगा तो उससे कौन होता है, घेंगा रोग। जिसको कंट्रोल कौन करता है, सोडियम, जो नमक में पाया जाता है। सोडियम, नमक में सोडियम के द्वारा हम लोग शरीर में ज़्यादा, इससे थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, कंट्रोल में रहता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन को, जैसे हम लोग हिलते हैं, डोलते हैं, गिरते नहीं, जैसे बोल रहे हैं, मुंह का कंट्रोल कौन कर रहा है, इस तरह का सब चीज़ शरीर का कंट्रोल कौन कर रहा है, तो शरीर का कंट्रोल पश्च मस्तिष्क करता है, जिसे हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो शरीर का जो संतुलन करना होगा, बैठना उठना, खेलना कूदना, नहीं गिरते दौड़ते, ये सब कंट्रोल कौन करता है, तो पश्च मस्तिष्क। जो सोचने समझने बुद्धि का काम कौन करता है, अग्र मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में ही होता है सेरिबेलम, और अग्र मस्तिष्क में होता है सेरिब्रम। तो सेरिबेलम इस संतुलन का क्या करता है, काम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को, अनुमस्तिष्क चाहे पश्च मस्तिष्क बोलिए, दोनों एक ही नाम। पादप हार्मोन, आप लोग पादप हार्मोन के बारे में पढ़े होंगे, साइटोकाइनिन, एसिटिलीन जो फल को पकाता है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, ये पेड़ पौधे को वृद्धि में क्या करता है, सहायक करता है, मतलब वृद्धि हार्मोन। तो पेड़ पौधे के तने की लंबाई क्या करता है, वृद्धि कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सी,
तो जितने भी अलैंगिक जीव होते हैं उसमें या तो विखंडन द्वारा होगा, या तो मुकुलन द्वारा होगा, या तो कायिक प्रबंधन द्वारा होगा। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा आता है। मुकुलन जैसे विखंडन में एक पार्ट टूट के दो पार्ट निर्माण हो जाता है, उसी तरह मुकुलन में कोई जैसे हाइड्रा है ये अपना एक और एक भाग का निर्माण कर लेता है और दोनों भाग फिर अलग हो जाता है, तो उसी को मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा एक जीव है जिसमें किस विधि द्वारा प्रजनन होता है, तो मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण पाया जाता है? परागकण मतलब पुष्प के किस भाग में पाया जाता है? जैसे पुष्प का दो भाग होता है, एक जयांग एक पुमंग, एक जयांग, जिसमें परागकण अंडाशय बाह्य दलपुंज ये सब पढ़े होंगे। तो परागकण जो होता है तो पुंकेसर के अंदर पाया जाता है। अब परागकण और अंडाशय के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, बॉटनी। तो परागकण कहाँ पाया जाता है? तो पुंकेसर में पाया जाता है। पुंकेसर में क्या पाया जाता है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग नहीं। फीमेल में होता है अंडाशय, गर्भाशय, फिलिपियन ट्यूब ये सब होता है। तो इसमें क्या नहीं है? अंडाशय तो फीमेल में होता है, गर्भाशय भी होता है, और शुक्रवाहिका स्पर्म, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पर्म, जो महिला में नहीं पाया जाता है। अंडवाहिनी मतलब अंडाशय, तो इसका आंसर क्या होगा? शुक्रवाहिका नहीं पाया जाता है किस में? मादा फीमेल में। अगला क्वेश्चन, वंशागत नियम को प्रतिपादन किसने किया था? आप लोग पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसने सबसे पहले मटर का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया था वंशागत नियम के बारे में, से एक वंश से दूसरा वंश उत्पन्न होता है। तो किसने बताया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। वंशागत नियम सबसे पहले किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। अब अगला क्वेश्चन जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, स्त्री में लिंग गुणसूत्र का युग्म कौन सा होता है? यानी क्रोमोसोम। तो महिला में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? तो ऑप्शन है एक्स वाई। क्रोमोसोम दो प्रकार का होता है, एक्स एक वाई। तो महिला में एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और पुरुष में यानी मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। जब दोनों मिलते हैं तो एक्स मिलेगा तो लड़की होगी, और एक्स वाई मिलेगा तो क्या होगा? लड़का होगा। यानी मेल और फीमेल को मिलने से, मेल और फीमेल को क्या करने से? मिलने से। यदि इसका एक्स और इसका एक्स मिले तो फीमेल का निर्माण होगा, और इसका एक्स और इसका वाई मिले तो मेल का निर्माण होगा। एक्स महिला में क्रोमोसोम पाया था और एक्स वाई पुरुष में क्रोमोसोम पाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स महिला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मंड मतलब होता है स्टार्च, जिसको पेड़ पौधा में पाया जाता है। परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती में एल्कोहल में डाला जाता है, तो क्या होता है? मतलब स्टार्च को प्राप्त के, मतलब पेड़ पौधे से स्टार्च प्राप्त करने के लिए उस पर आयोडीन डालकर अल्कोहल में डुबाया जाता है। क्यों डुबाया जाता है? क्योंकि क्लोरोफिल को घुलने के लिए। पेड़ पौधा में क्लोरोफिल पाया जाने के कारण पेड़ पौधा का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो क्लोरोफिल को घुलने के लिए क्या किया जाता है? आयोडीन उसको डुबाया जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था। सबसे पहले माइक्रोस्कोप जो स्लाइड होता है माइक्रोस्कोप का, जिस पर कोई वस्तु रख कर देखते हैं, तो सबसे पहले किसने देखा था? तो सबसे पहले 10x पर देखे थे। 10x जूमिंग होता है, 5x तो छोटा हुआ, 10x उससे बड़ा, 15x उससे बड़ा। तो माइक्रोस्कोप का जूमिंग होता है 5x, 2x, 10x। अगला क्वेश्चन देखिए, दो तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम जो होता है, तो नर्वस सेल यानी दो तंत्रिका कोशिका के बीच का जो खाली स्थान होता है, जैसे ये नर्वस सेल हो गया, ये भी नर्वस, तो इसके बीच का जो खाली स्थान है इसी को क्या बोलेंगे? सिनेप्स। तो दो कोशिका तंत्र के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला मतलब होता है जो एक दूसरे पर निर्भर हो। जैसे घास को बकरी खाती है और बकरी क्या खाती? मानव खाती। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, घास को बकरी खाती है, बकरी क्या खाती? मानव। तो यही क्या है? आहार श्रृंखला। इसी के साथ हमारा 40वां ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा, क्लास 10th का इस बार एग्ज़ाम है 2025 में, इसमें ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग को इसमें कोई समझने में परेशानी हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।